हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 है। इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी जो कि 1 से लेकर चैप्टर 4 तक करा दिया गया है। और उससे पहले चैप्टर, अगर सब इसका बात करें, है ना, क्लास का बात करें कि 6 एंड 7 का भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और ये क्लास 8 का अंतिम चैप्टर है, है ना, अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 5। उससे पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर करा दिए हैं एनसीईआरटी का, जो कि ज्योग्राफी क्लास 8 का है। आप समझ गए होंगे सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, चैप्टर 5 जो कि है मानव संसाधन। चलिए देखिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वह एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलती रहती है। देखिए, संसाधन क्या है, अगर समझने की कोशिश करें इतना लाने को, तो संसाधन हम लोग पढ़े थे प्रीवियस में क्लास में, या इसमें देखेंगे प्रीवियस चैप्टर में कि संसाधन क्या है, जो मानव द्वारा उपयोग में आ जाए उसी को संसाधन कहते हैं। संसाधन सभी कुछ है, अपने आसपास जितना भी वस्तु है सब संसाधन है, एवं स्वयं मानव भी संसाधन है। इतना बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कि मेरे विद्यालय में 50 बच्चे हैं। ये सब क्या है, एक तरह का ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, जो मतलब काउंटिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चित्र को। चलो डायरेक्ट जो हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण क्या है। देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, उच्च पर्वतीय और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिणी की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी एशिया और अफ्रीका का, है ना, ज़्यादा आबादी है, याद रखेंगे। अब विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, महाद्वीप के अनुसार विश्व जनसंख्या क्या है। देखिए, मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ऐसा यूरोप में रहते हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका में वगैरह, ये सब दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या मिलियन में क्या हो रहा है भारत में, है ना। चीन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, आप याद रखेंगे, जो करंट याद रखेंगे, अप्रैल 20 के बाद आया है, 20 अप्रैल 2023 को, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्रियाकलाप है, सब नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विश्व गणीय आबादी वाले देश, है ना, रूपरेखा मानचित्र में। अब देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अस्थायी जनसंख्या आंकड़े पर, है ना, अभी तो 2011 की जनगणना का ही अनुसार चल रहा है। लेकिन अब जब 2000 फिर जनगणना होगा, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, 10 साल बाद होता है, तो अभी फिर जो जनसंख्या है उसमें पता चल जाएगा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, ठीक है, एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रतिवर्ष किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। यानी भारत की जनसंख्या देखिए घनत्व कितना, 382, और अगर विश्व का बोले तो 51 प्रति व्यक्ति। अब याद पूरा रखेंगे जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक,
देखेंगे, बाकी ये चित्र जो दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए भौगोलिक कारक। स्थल कृषि, लोग सदैव पर्वत और पठार की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने वसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल वसे हुए हैं। अब आप सोचेंगे हिमालय अल्पस में कितना लोग रहता है, कुछ ही लोग रहता होगा, ठीक, वही बात बताएगा। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अर्कटिक में रहने से बचते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियों घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज का, खनिज निक्षेपणों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खनन खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। खनिज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक क्या है देखते हैं। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन, उससे पहले देखते कुछ चित्र है कि नहीं। शब्द वाले देखिए जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या परिवर्तन। देखिए जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे चित्र इतना में देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोग की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 50 है ना 100 यानी 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे पराय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी यानी 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब याद रखेंगे। अब विश्व जनसंख्या वृद्धि, अब समझ सकते ज़्यादा कुछ है नहीं। अब विश्व में है ना, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वह लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब समझ गए होंगे, प्रवासी वह लोग हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, उस पर देख लेते शब्दवाली। अप्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति नए देश में जाते हैं, और उत्प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। अप्रवास समझ में आया होगा, जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। और ये सब चित्र क्या है, जन्म और मृत्यु दर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चित्र में। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतीक। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है।
यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर है ना मंद है। आप समझ सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर के अलग अलग दरें, आप इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसको उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। ठीक है, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ठीक है, लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वस्थ दशा और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या का संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाते हैं। ठीक है, अब चित्र ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने स्त्री हैं, वो किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वस्थ दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित, उदाहरण ऐसे कुछ। ठीक है, अब इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, ऊपर का आकार वृद्धि लोगों की संख्या दर्शाते हैं और मृतकों की संख्या दर्शाते हैं। अब देख रहे होंगे, चित्र को देख सकते हैं, केन्या के पिरामिड देख सकते हैं, है ना, ये सब चित्र देख सकते हैं और एक जनसंख्या पिरामिड भी देख सकते हैं। कुछ खास नहीं है। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अब रीड करते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु पूर्वावस्था तब जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है और इसका अर्थ मजबूत और विद्यमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सक्रिय है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो जापान का पिरामिड है। चलो यहाँ पे ही चैप्टर 5 और ज्योग्राफी है ना क्लास 8 का ख़त्म होता है। अब हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो अभी फ़िलहाल क्लास 8 के साथ टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं इस वीडियो को लेके। तो आप लोग अभ्यास देख सकते हैं और फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी को, है ना, लेके आते हैं जल्दी से और बाकी उसको भी कंप्लीट जल्दी से करा देंगे। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, इसीलिए आपको अच्छे से जो भी था हाँ पढ़ाया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको छोड़ दिया गया है। तो आप हमको प्लीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, तो इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि कौन सा पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो जो और छोड़ दिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक कुछ ऐसे बताया गया है। तो आप लोग आई होप समझते होंगे ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास 9 को एनसीईआरटी ज्योग्राफी हाँ वो ज्योग्राफी मिलते हैं फिर। चलो फिर।